Well, in this video, we are going to study about the article number 10.4, and this article is Bernoulli principle. We are going to study about Bernoulli's principle. Okay. सो इससे पहले हम क्या पढ़ते आए हैं, हमने अभी तक जो पिछले प्रीवियस आर्टिकल्स हैं उसमें हमने फ्लूइड फ्लो के बारे में पढ़ा है. Fluid is what? Something that can flow. So this fluid flow is basically a very complex phenomena. ये एक बहुत जटिल फिनोमेना है पढ़ने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको पढ़े नहीं. हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि जो फ्लो है ये दो तरह का है. One is turbulent flow, another is streamline flow. So this turbulent flow is the complex part of the fluid flow. इस स्टडी को हम डिस्कार्ड कर देंगे, इसको हम पढ़ेंगे नहीं. We'll concentrate on steady flow or I can say streamline flow. हमें तो steady flow और इसको हम streamline flow कह सकते हैं, इसके बारे में पढ़ाई करेंगे और इससे हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ रिजल्ट निकालेंगे जिससे हम डेली लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. थोड़ा हम रिमाइंड कराने की आपको कोशिश करते हैं कि जो स्टेडी फ्लो क्या होता है. स्टेडी फ्लो का मतलब है कि यदि आप एक कोई हॉरिजेंटल पाइप ले लीजिए, कोई वर्टिकल पाइप ले लीजिए, कोई पाइप ऑफ बेरिंग हाइट ले लीजिए, उसमें आप कोई दो पॉइंट ले लीजिए. फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट के ऊपर कोई एक क्रॉस सेक्शन एरिया ए चूज़ करता हूँ और यहाँ पॉइंट बी के ऊपर मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया बी चूज़ करता हूँ. तो स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो में कैसा क्या होता है कि जब फ्लूइड इसके पाइप के बीच में से फ्लो होगा तो सभी फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी जो है पॉइंट ए के ऊपर सेम होगी. हाँ, और यदि ये फ्लूइड फ्लो करते करते आगे जाता है तो पॉइंट बी पर जब पहुंचेगा तो भी इसकी वेलोसिटी सेम होगी. बट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल कैन चेंज, इट कैन चेंज बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. बट जब बी पॉइंट पर पहुंचेगी देन वेलोसिटी विल बिकम सेम वंस अगेन. उसके बाद यदि आप इसके बाद कोई एक सी क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ चूज करते हो तो दोबारा फिर से वेलोसिटी बी और सी के बीच में बदल सकती है. बट व्हेन इट विल क्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन एरिया देन वेलोसिटी विल बिकम सेम. अब हम अपने इस प्रिंसिपल को समझने के लिए क्या करेंगे, हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक फ्लूइड है और वो एक पाइप के बीच में से फ्लो कर रहा है. इट इज़ फ्लोइंग थ्रू द पाइप. सो द पाइप इज़ लाइक दैट. कुछ इस तरीके की पाइप है, आप इसको समझें कि एक क्रॉस सेक्शन एरिया इसका एक पॉइंट पर है and this is the cross section area of the pipe at another point. All right, so this is the pipe of bearing cross sectional area. अब देखिए एक जो लोअर एंड का एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, अपर एंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और यहाँ हम इसकी हाइट जो है वो इस लाइन से हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो हाइट है दिस हाइट इज़ h1 and from here on this height is h2, this height is h2. okay, so इस पॉइंट के ऊपर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दिस इज a1 as this is varying cross section area, so this point has the cross section area a2. तो फर्स्ट थिंग हमने जो ध्यान रखनी है इसमें कि हम पढ़ेंगे एक स्टेडी फ्लो. नंबर वन, स्टेडी फ्लो प्लस हम क्या यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे. जो हम फ्लूइड कंसीडर करेंगे उसमें पाइप में हम क्या कंसीडर करेंगे, बेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया. बेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी विल हैव बेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया. यहाँ आप देख सकते हो हमने कौन कौन से क्रॉस सेक्शन एरिया चूज किए हैं, A1 एंड A2. राइट, दूसरा हम क्या चूज करेंगे इस पाइप में, बेरिंग हाइट. इसका मतलब हमने जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल नहीं कंसिडर की है, सो इसकी बेरिंग हाइट होगी. नंबर थर्ड हम क्या चूज करेंगे, जो फ्लूइड इसमें हम कंसिडर करें दिस इज इनकम्प्रेसिबल. इनकम्प्रेसिबल
इनकम्प्रेसिबल का हमें मीनिंग समझना होगा। हमारा जो फ्लूइड होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, मतलब उसमें किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फ्लूइड की डेंसिटी होगी वो फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं। एक पॉइंट के ऊपर हम यदि ρ1 लें, दूसरे पॉइंट पर हम ρ2 लें, तो दोनों ही कांस्टेंट होंगी, रो के बराबर होंगी। ओके, सो नाउ सी, यदि हमारे पास एक बेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, देन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द नेचुरल आउटकम। Equation of continuity will be applicable over here. Equation of continuity will comes into play, UITI. So have equation of continuity, NUITY. Equation of continuity, that is A1B1 is equal to A2B2. इसका भी इस्तेमाल यहाँ जरूर होगा इसको पढ़ने के लिए, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें बेरी कर रहा है। आप सवाल सीधा ये पूछ सकते हैं कि सर यदि हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा। आप देखिए यहाँ से जो फ्लूइड है, यहाँ फ्लूइड के वेलोसिटी जो है वो B1 होगी। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ B, और यहाँ कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ C, और यहाँ कोई मैं पॉइंट ले लेता हूँ D, और यहाँ मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ E, राइट। सो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो B1 ही होगी, और D पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो B2 ही होगी, राइट। अब जरा आपको सोचना है इसके बारे में कि हम जो फ्लूइड को यहाँ से एज इनपुट भेज रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द प्रेशर P1 ओवर हेयर। आपका जो फ्लूइड है वो कुछ वर्टिकली अपर डायरेक्शन में मोशन करते हुए वो जब बाहर यहाँ से पॉइंट ई से बाहर आता है तो यहाँ इसका प्रेशर होगा P2 और वेलोसिटी होगी यहाँ इसकी B2। अब आप देखें, सवाल हम ढूंढते हैं कि यदि हम बर्नौली प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं तो ये बर्नौली प्रिंसिपल आपको इन्फॉर्मेशन क्या देगा। सो बेसिकली बर्नौली इक्वेशन इज ए जनरल एक्सप्रेशन दैट रिलेट प्रेशर डिफरेंस। इट रिलेट, ये क्या करेगा, इट रिलेट द प्रेशर डिफरेंस। आप देखें एक पॉइंट के ऊपर यहाँ प्रेशर P1 है और इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर P2 है, ये जो दोनों का डिफरेंस इसको रिलेट करेगा। इट रिलेट द प्रेशर डिफरेंस। Bernoulli principle relate the pressure difference between 2 points in the pipe to both velocity change. To both velocity change. वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हम लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी चेंज। ये काइनेटिक एनर्जी चेंज के साथ जोड़ता है, एंड एलिवेशन चेंज, एंड एलिवेशन चेंज। और एलिवेशन चेंज का मतलब क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द Bernoulli principle. Once again, I would like to repeat, Bernoulli equation is a general expression that relate pressure difference, that relate the pressure difference P1 minus P2. It relate this pressure difference to both change in kinetic energy and change in potential energy. ये प्रूफ अभी हम करने वाले हैं। Okay, so now we have to move to the next page for the proof of Bernoulli principle, proof of Bernoulli theorem, proof of Bernoulli theorem। अब हम इसको आपके साथ प्रूफ करते हैं और आप इसको बड़ा मज़ेदार पाएंगे, इंटरेस्टिंग पाएंगे और बहुत सिंपल पाएंगे। तो दोबारा फिर से मुझे ज़रा डायग्राम बनाना है। डायग्राम वही सेम पिछले पेज वाला जो डायग्राम है, ये देखिए, ये हमारे पास जो अजम्पशन है कि हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बेरिंग होगा। तो एक साइड जो है पाइप का मुंह बड़ा होगा और एक साइड छोटा होगा। तो ये हमने सबसे पहले बेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया और बेरिंग हाइट की बात कर दी, ये हमने अजम्पशन ली थी। तो जो बेरिंग हाइट है वो आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। ये देखिए, इस पॉइंट से इसकी जो हाइट है वो H1 है। सभी बच्चों को बड़े आराम से समझ आएगा, इसमें कोई पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको समझने में ज़रा सी भी दिक्कत लगेगी। ये हाइट इस हॉरिजॉन्टल लेवल से H2 है।
अब यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बदल रहा है तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया हम लिख देते हैं A1 और यहाँ हम लिख देते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया A2 और यहाँ हाइट H1 है, यहाँ हाइट H2 है। इस पॉइंट के पर इसको हम ले लेते हैं B पॉइंट और यहाँ हमने कोई पार्ट चूज़ कर लिया C, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ हमने कोई पार्ट चूज़ कर लिया D और इस पॉइंट पर हमने पार्ट चूज़ कर लिया E। इसको हम इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि इस पॉइंट के पर जो फ्लूइड पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी B1 है। बट यदि बेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है तो वेलोसिटी तो बदल जाएगी। तो हम एक कंसीडर करते हैं कि फॉर डेल्टा टी टाइम तक, जब तक कोई एक मास डेल्टा एम, फ्लूइड का मास लगातार अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, तो कुछ टाइम डेल्टा टी के लिए जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। और ये टाइम डेल्टा T1 के लिए ये जो फ्लूइड है वो इतना डिस्टेंस कवर करता है। अब जब ऊपर चला जाएगा वो, तो आप देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो घटता चला जा रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? यदि क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस पॉइंट पर जाके डी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी B2 हो जाएगी। पर हम दोबारा फिर से कंसिडर करेंगे कि जब तक वो पॉइंट डी से ई तक जाएगा, अब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा और ये घटना डेल्टा टी टाइम तक घटेगी। और उसके बाद फिर यही जो मास है डेल्टा एम, मैं इसमें मास नहीं ले रहा हूँ, आई एम कंसिडरिंग इसमें डेल्टा एम, आई एम कंसिडरिंग डेल्टा एम। भाई बिकॉज रेगुलरली फ्लूइड इज गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट ऑफ दिस पाइप, राइट। सो अब हमने एक रिलेशन डेवलप करना है कि जो प्रेशर हम इस पॉइंट के पर बी पॉइंट के पर फ्लूइड को अंदर भेजने में प्रेशर जनरेट कर रहे हैं और जब वो यहाँ से बाहर आ रहा है तो उसके में प्रेशर P2 है। सो देयर इज सम प्रेशर डिफरेंस। इसमें डिफरेंस इन प्रेशर को हमने रिलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मानते हैं हमने दो रीजन कंसिडर कर लिए और ये जो डिस्टेंस है वो B1 डेल्टा टी को कंसिडर कर लिया। अब हम देखते हैं जो वर्क डन है, प्रेशर के टर्म में वर्क डन क्या होता है, जनरली हम जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो वर्क डन का एक्सप्रेशन होता है ना वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये पढ़ा है हमने। अब यदि हम जाने कि जो प्रेशर होता है ना वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा इसमें, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। तो आपके पास वर्क क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया इनटू dx। आप जानते हो एरिया को यदि आप एक लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको आराम से समझ आ जाएगा। एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर, लेंथ के होते हैं मीटर, और इनको गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब एरिया इंटू लेंथ जो है वो वॉल्यूम के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्क डन जो है वो प्रेशर के टर्म में यदि लिखा जाना हो तो वो प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाता है, और इस वॉल्यूम को हम लिखते हैं डेल्टा वी, बिकॉज इट इज गोइंग इनसाइड एंड कमिंग आउट फ्रॉम इट। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3 नाउ। Now work done by this pressure at point B. So work done by the pressure at point B is equal to, यहाँ प्रेशर P1 है और वॉल्यूम डेल्टा V जो है वो फ्लूइड का इसके अंदर चला जा रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। सो व्हाट इज दिस, दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये जो है सिस्टम पर किया गया काम है, विच विल बी पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। उसके बाद आप देखिए ये जो फ्लूइड है, आप यहाँ से फ्लूइड को इनसाइड भेज रहे हो तो आपको जो फ्लूइड के ऊपर काम करना पड़ रहा है, दिस इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। बट जब आपका फ्लूइड अंदर चला जाता है तो उसके बाद आप बाहर से काम नहीं कर रहे हो, then it is only because of the work done by the system this fluid will travel from point B to E. So at point D मैं करता हूँ the work done due to pressure at point D is equal to P2 time delta B. So this is work done by the system, so it is negative. So equation number 5. So this is what this is work done. This is work done
बाय द सिस्टम। इसमें सिस्टम काम कर रहा है एंड दिस इज नेगेटिव नाउ, राइट। सो नाउ वी कैन से द टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज द टोटल वर्क डन द टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज क्या होने वाला है जी? टोटल वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज W1 दैट इज PB minus W2 that is PD is equal to P1 delta V minus P2 delta B। आप delta V कॉमन ले लीजिए, you have this is P1 minus P2 time delta B, this is equation number 6। okay, so here not only this work done is इनफ टू अंडरस्टैंड द बर्नौली प्रिंसिपल, बट जब आपका जो फ्लूइड है वो इस पॉइंट से आगे जा रहा है तो ज़रा देखिए आप, यहाँ से जो मास जा रहा है अंदर दैट इज डेल्टा M, राइट। सो देयर इज additional work done on the fluid। इसमें दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑन द फ्लूइड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, by gravitational force। So gravitational force is also working on it on the mass। देखिए the work done due to gravitational force क्या हो जाएगा? This is delta M, that mass, ये होगा M into G is the force and into displacement। okay, now this work done is negative भाई, because here this is delta mg x and cos of 180 degree भाई, बिकॉज किसी भी पॉइंट पर आप ले लीजिए इन अपवार्ड डायरेक्शन में जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इन डाउनवार्ड डायरेक्शन एंड द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इज इन अपवार्ड डायरेक्शन। सो आई कैन से थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर हेयर। सो पुट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दिस इज माइनस डेल्टा mg and this x is now, what is this x? This x is now here, दिस पार्ट इज एक्स, वो इतनी हाइट को कवर करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दिस एक्स इज इक्वल टू h2 माइनस h1। सो दिस पार्ट इज h2 माइनस h1। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ वी कैन से दैट मास को आप कैसे लिख सकते हैं? आप मास को लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सो वी हैव delta M is equal to density is same bhai, because your fluid is incompressible and the volume is delta B, right? So you can change this equation number 7 in another way, the work done, total work done due to gravitational forces, मैं इसको लिख सकता हूँ WG और इसको हम लिख देंगे WP, दिस इज ड्यू टू प्रेशर। WG इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो टाइम डेल्टा V इंटू G इंटू H2 माइनस H1, दिस इज इक्वेशन नंबर 9, राइट। इट्स सो इंटरेस्टिंग टू डू इट लाइक दिस, बहुत मज़ेदार है ये आर्टिकल। अब आप देखिए यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, अब हम यहाँ करते हैं यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम का हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहती क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि जो वर्क डन होता है ना, जो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in kinetic energy, this change in kinetic energy। so change in kinetic energy, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। सो इसमें जो वर्क डन हुआ वो वर्क डन किसके बराबर हुआ? वर्क डन है हमारे पास नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू प्रेशर एंड वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी।
So from equation number 6 and from equation number 9 it is very much clear. But यहाँ से हमें निकालना है just change in kinetic energy. हम पहले ये निकाल लेते हैं change in kinetic energy which is equal to delta KE is equal to 1/2 this is delta M और change कैसे आएगा? This is B2 square minus B1 square. B1 square is the velocity. B1 is the velocity at point B and B2 is the velocity at point D. So change कितना आ जाएगा? Change is equal to 1/2 delta M B2 square minus B1 square. अब आप delta M को replace कर सकते हो. You can write this change in kinetic energy is equal to 1/2. You know delta M is equal to आप यहाँ से देख सकते हो delta M is equal to rho time delta B. So you can replace now. This is a rho time delta V और ये change आपके पास आ जाएगा. This is B2 square minus V1 square. So this is equation number 10 now. So once again अब आप अप्लाई कर दीजिए according to work energy theorem. जो वर्क हमारे पास होगा वर्क डन दिस इज द वर्क डन ड्यू टू प्रेशर plus work done due to gravitational force is equal to change in kinetic energy. This is what the work energy theorem is. अब आपने तीनों ही पार्ट को इसमें इस्तेमाल कर लेना है यूजिंग इक्वेशन नंबर. अब आप देखिए दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन नंबर 10 and this is the work done due to gravitational force using equation number 9 and this is work done due to pressure. This is equation number 6. So using equation this is equation number 11 using equation 6 comma equation number another equation is equation number 9 and equation number 10 in equation number 11 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. अब आपके पास आ गया वर्क डन ड्यू टू प्रेशर. वो क्या होगा? दिस इज P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा V प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज माइनस ऑफ, तो इसको प्लस वाला जो ऐसे लिख देते हैं, दिस इज माइनस ऑफ रो डेल्टा V, ये मास हो जाएगा, एंड दिस इज ग्रेविटी and this is x h2 minus h1 and it is equal to change in kinetic energy that is 1/2 rho time delta V. So this is B2 square minus V1 square, right? So now see here इसको आप खोल दीजिए ब्रैकेट को, आपके पास आ जाएगा and this is P1 minus P2 time delta V minus rho delta V G time H2 minus H1 is equal to 1/2 rho time delta V and this is B2 square minus V1 square. Okay. So now here delta B is common in all the cases. Delta B from here, delta B from here, delta B from here can be cancelled out. So you are left with this pressure difference. This is P1 minus P2. This is the pressure difference. आप इस वाले पार्ट को परे ले जाइए. This is equal to 1/2 rho time. This is B2 square minus V1 square plus a rho G time. This is H2 minus H1. See, interestingly, यही हमने बात शुरू में की थी कि जो बर्नौली थ्योरम है वो करती क्या है, दिस रिलेट्स दिस प्रेशर डिफरेंस. जो दो पॉइंट के ऊपर प्रेशर डिफरेंस है, इस पॉइंट पर प्रेशर था P1 और इस पॉइंट पर है प्रेशर P2. सो दिस बर्नौली थ्योरम रिलेट दिस प्रेशर डिफरेंस विद काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इज द प्रेशर डिफरेंस. ये देखिए आप, जो हमने शुरू में स्टेटमेंट पढ़ा था, द बर्नौली इक्वेशन रिलेट द प्रेशर डिफरेंस विद दिस पार्ट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस पार्ट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज व्हाट द बर्नौली थ्योरम इज.
अब यदि हम इसको थोड़ा अलग से करने की कोशिश करें, आगे और करने की कोशिश करें, तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप 1 1 वाले पार्ट को एक साइड ले जाइए और 1 2 वाले पार्ट को एक साइड ले जाइए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 12 को रीअरेंज कर लेते हैं। आप 1 वाले पार्ट को एक साइड ले जाइए, P1, और आपके पास आ जाएगा प्लस 1/2 रो B1 स्क्वायर प्लस रो GH1। अब 2 वाला पार्ट अलग साइड चला जाएगा, P2 पर लेकर साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा P2 प्लस 1/2 रो, दिस इज B2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब गौर से देखिए, ये कह रहा है कि देखिए प्रेशर एट वन एंड, काइनेटिक एनर्जी एट वन एंड and potential energy at first end is exactly equal to the pressure at the second end, kinetic energy at the second end, and potential energy at the second end. What does this mean? This means that for a streamline flow of a fluid that is incompressible, the sum of the pressure plus kinetic energy per unit volume रो वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GH पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑलवेज कांस्टेंट। यदि आप इसको डेल्टा वी से डिवाइड कर देते हैं तो ये प्रेशर अपॉन वॉल्यूम है, ये काइनेटिक एनर्जी अपॉन वॉल्यूम है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस ऑलवेज स्टेज कांस्टेंट। सो दिस इज व्हाट द Bernoulli theorem is. This is a final result of the Bernoulli theorem. So now with this theorem we have to discuss now very very important part कि जो Bernoulli theorem है, this relations may be stated as follows. हम ये कह सकते हैं कि as we move along the streamline, जब हम streamline flow के साथ साथ चलते हैं तो जो प्रेशर होता है, ये देखिए इसको हम फिर रीस्टेट कर सकते हैं। जब हम streamline के थ्रू we will move along the streamline, तो प्रेशर जो है और काइनेटिक एनर्जी, इसको हम बोलेंगे दिस इज प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का जो सम है वो हमेशा के लिए कांस्टेंट आता है। बट ये देखिए, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमने इसमें क्या अज्यूम किया है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये बड़ी हमने एक हैरत वाली जो अजम्पशन इसमें ली है इस आर्टिकल में, कि इसमें जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड लेयर्स में फ्लो करता है ऐसे करके, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। और ये हमने बड़ी एक एडहॉक अजम्पशन ली है कि जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसकी लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है। अजम्पशन एडहॉक है, बट हमें मैथमेटिक्स करने के लिए अजम्पशन लिए, बेसिकली प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो इनके जो आपका जो फ्लूइड है वो कैसा है, नॉन विस्कस। दिस फ्लूइड इज नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर। जो लेयर ऑफ द फ्लूइड है उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड flow with the different velocities, and these layer exert the frictional force on each other and resulting in the loss of energy. जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उसकी जो अलग अलग लेयर्स होती हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटी होती है और उसमें फ्रिक्शन ज़रूर होता है, और इस प्रोसेस को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। अब इस फ्लूइड को हमने विस्कस नहीं माना है, हमने अज्यूम किया है कि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, मैथमेटिकल जो कम्प्लेक्सिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो बर्नौली इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल टू, दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू जीरो विस्कोसिटी फ्लूइड, एप्लीकेबल टू फ्लूइड विद जीरो विस्कोसिटी। ये इक्वेशन आप वहीं लगा सकते हैं जहां आप जीरो विस्कोसिटी कंसिडर करेंगे, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपका जो फ्लूइड है वो नॉन विस्कस होना चाहिए, उसमें विस्कोसिटी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दूसरा हमने ये शुरू में बात कर लिया था कि आपका जो फ्लूइड है वो स्टेडी फ्लो होने के साथ साथ वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, मतलब आप उसको दबा नहीं सकते, मतलब आप हर पॉइंट पर उस फ्लूइड की डेंसिटी को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इलास्टिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड को कंसिडर नहीं किया है। यदि आप इस फ्लूइड को कंप्रेसिबल कंसिडर करेंगे तो आपको इलास्टिक एनर्जी को के कॉन्सेप्ट को इसके बीच में इंक्लूड करना पड़ेगा,
जिसको हमने डिफाई किया है, इंक्लूड नहीं किया है, राइट। और तीसरी बात हमें कह सकते हैं कि जो बर्नौली इक्वेशन है, इट्स ऑल्सो डज नॉट होल्ड गुड, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू, ये भी हम कह देते हैं इट्स नॉट एप्लीकेबल टू, दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू, इट इज़ नॉन स्टेडी फ्लो। वो शुरू में हमने कहा था कि ये जो फिनोमेना बहुत कम्प्लेक्स है, तो नॉन स्टेडी मीन्स टर्बुलेंट फ्लो के लिए ये पॉसिबल है, नॉन स्टेडी, और मैं कह सकता हूँ इसका दूसरा नाम कि ये टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर टर्ब्यूलेंट फ्लो। एक बात आपको इससे और समझनी है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि फ्लूइड रेस्ट में हो, यदि मान लो फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, फॉर फ्लूइड एट रेस्ट, यदि फ्लूइड रेस्ट में है तो क्या होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो बर्नौली इक्वेशन है उसमें क्या होगा, जो v वेलोसिटी वाला पार्ट है वो जीरो हो जाएगा। हम कह सकते हैं b1 एंड b2 बोथ आर इक्वल टू जीरो, और आपकी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, आप इस वाले पार्ट में से ये जो वेलोसिटी v1 यहाँ जीरो पुट कर दीजिए, यहाँ b2 जीरो पुट कर दीजिए, आप देख लीजिए आपकी इक्वेशन क्या रह जाएगी, यू आर लेफ्ट विद P1 प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 रह जाएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्रेशर डिफरेंस है, दोनों को एक साइड ले जाइए इनको, आपके पास जो प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा, इट इज इम्प्लाइज दैट P1 माइनस P2, दिस प्रेशर डिफरेंस इज जस्ट, इस वाले पार्ट को दूसरे ओर ले जाइए, यू हैव रो जी H2 minus H1. So then pressure difference is just equal to the difference in potential energy for the fluid at rest. ये हो जाएगी equation for fluid at rest. So this is all about the Bernoulli principle and the proof of Bernoulli equation. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you very much.